ये संभल को संभलने कौन नहीं दे रहा है। इस बात को समझने के लिए तीन तस्वीरों का हम सहारा लेते हैं। एक का ताल्लुक लखनऊ से, दूसरे का गाजीपुर बॉर्डर से और तीसरा लोकसभा का यानी संसद का। जिस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर फंसे हुए थे, लोग भी फंसे हुए थे, वे जाना चाहते थे संभल, लेकिन जा नहीं पाए। उसी वक्त अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस वक्त वो संसद परिसर में थे, कि सत्ता की भूख में जनता को झोंके जा रहा है। उसी वक्त लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे वोटों की फसल काटने। यानी सबके मन में एक ही बात है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़ाई जो है संभल की, जिसमें हिंसा हुई, 5 लोगों की जान चली गई, वो इसीलिए क्योंकि सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो वोटों की लड़ाई है। आखिर सवाल उठता ये है कि वोट किसका है, वोटों की लड़ाई है किस प्रकार की, क्या हो रहा है आखिरकार, जब पता है कि 10 दिसंबर तक कोई भी संभल नहीं जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 163 के मुताबिक वहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा हुआ है, जिसे पहले धारा 144 कहते थे, और ये संभल के डीएम ने जारी किया है। पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाना चाहता था। उस दिन भी आपने देखा किस तरीके से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के जो सांसद, विधायक और नेता थे, एक तो बरेली में आपने देखा होगा नेता को दौड़ लगाते हुए, नेताजी आगे आगे और यूपी पुलिस पीछे पीछे, किसी को संभल नहीं जाने दिया गया और सबको वहां जहां थे वहीं रोक लिया गया। चाहे वो मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा हो या फिर सांसद कैराना से जो इकरा हसन है, जो जाना चाहती थी संभल, उनको रोक लिया गया था हापुड़ से। आज वही हुआ। राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो जाएंगे संभल। उनको पहले ही बता दिया गया था कि आप संभल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, ये वजह भी बता दी गई थी। लेकिन राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ निकल पड़े, पूरे काफिले के साथ, जिसमें कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय भी थे। उनके साथ कांग्रेस के यूपी के प्रभारी जो महासचिव हैं अविनाश पांडे भी थे। दल बल के साथ पूरे के पूरे सब लोग निकल पड़े संभल पर। बाद में कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि हम 5 नेता ही वहां जाना चाहते हैं। उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, अजय राय और अविनाश पांडे। कहा गया कम से कम हम 5 को तो जाने दीजिए। बात यहां भी नहीं बनी, ना उन्हें जाने देना था, ना उन्हें जाने दिया गया। फिर अंत में राहुल गांधी ने कहा कि आप अपनी, यानी पुलिस वालों से कहा, यूपी पुलिस वालों से, कि आप अपनी गाड़ी में ही मुझे बिठा लीजिए, मैं अकेले वहां जाना चाहता हूं। लेकिन चूंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर है तो उन्हें भी नहीं जाने दिया गया। यहां भी राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि जानबूझकर योगी सरकार उन्हें वहां जाने नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका हक बनता है कि वो वहां जाएं। वहां पीड़ित लोगों से, जिनके घरों में मौत हुई है, 5 लोगों की जिसमें जान गई थी, उन परिवारों से मिलना चाहते थे। उनमें से कुछ लोगों से राहुल गांधी ने खुद फोन पर कल बात भी की थी। इन लोगों के लिए, यानी पीड़ित परिवारों के लिए, जो विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की मदद देने की बात भी कही गई। जमीयत उलेमा हिंद ने इनमें से कुछ लोगों को पैसे भी दे दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये जो मामला है वो वोट का है। अब सवाल उठता है वोट किसका है। राहुल गांधी आज जा रहे थे, अचानक, देखिए राजनीति में ना टाइमिंग का बड़ा महत्व है। मैं इस बात का जिक्र अभी नहीं करूंगा कि एक नेता हैं जिनकी टाइमिंग अद्भुत है। वो टाइमिंग उनकी ये है कि विपक्ष को किस तरीके से घेरना है या ठिकाने लगाना है, उसमें उनकी बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है। हालांकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस बार चुनाव हार गए। जी, मैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, जो लगातार 25 सालों तक वहां मुख्यमंत्री रहे थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें उड़िया भी नहीं आती है, अमेरिका से टपक कर आए और जब से आए तब तक वो सत्ता में ही रहे। वो अलग मसला है। आज हम बात करते हैं टाइमिंग की। राजनीति में टाइमिंग क्या होता है। राहुल गांधी पहले जाना चाहते थे, संसद में उन्होंने संभल पे बोला नहीं, तो बाजी कौन मार ले गया इस मामले में विपक्ष की तरफ से? अखिलेश यादव। उनकी खूब चर्चा हुई, खूब उनका भाषण वायरल हुआ। उनकी जो नोकझोंक हुई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह से, उसकी भी सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको खूब आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वायरल करवा रहे हैं। अब यहां पर लगा कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मसला एम का है, यानी मुस्लिम वोटों का है। यूपी में ये मुस्लिम वोट बहुत प्रभावशाली हैं और ये कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। चुनाव भले अभी नहीं हो, लेकिन उसके लिए
किलाबंदी तो करना ही पड़ता है, उसके लिए अपना ग्राउंड तो तैयार करना पड़ता है। जब पिच बनेगा तभी तो बैटिंग होगी या बॉलिंग होगी। भले ही साल 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मुस्लिम वोट कितना महत्वपूर्ण है और मुस्लिम वोटर अपनी पसंद कई बार बदल लिया करते हैं और ये गवाह है यूपी का राजनीतिक इतिहास। अगर बीते कुछ सालों का उठाकर देखें, खासतौर से मैं 2009 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करना चाहूँगा। आमतौर पर राजनीति के जानकार, खासतौर से जिनकी यूपी में दिलचस्पी है, वो ये जानते, मानते और बताते भी रहे हैं कि मुस्लिम समाज की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही। वो मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था और जब लोकसभा चुनाव हुए तो रिजल्ट काफी हैरान करने वाले थे। कांग्रेस, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिल गई, समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली और बीएसपी को 20 सीटें मिली। ये मुस्लिम वोटों का प्रभाव था कि मुस्लिम समाज ने उस वक्त मुलायम सिंह का उतना साथ नहीं दिया। उनको लगा भाई ये मुलायम सिंह तो चले गए कल्याण सिंह के साथ। जो मुलायम सिंह बाबरी मस्जिद बचाने की कस्में खाते थे, जिन पर कार सेवकों पर, राम सेवकों पर गोली चलाने का तोहमत, आरोप लगता रहा है, आज भी वो आरोप लगते रहे हैं। ये बात अलग है कि मुलायम सिंह को बाद में सम्मान भी मिला, नागरिक सम्मान भी मिला, वो तमाम चीज़ें अलग होती हैं। मुलायम सिंह पर और समाजवादी पार्टी पर इसी बहाने ताने भी मारे जाते रहे हैं। तो मुस्लिम समाज की पहली पसंद तो कायदे से नेचुरली मुलायम सिंह यादव होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को 21 सीटें मिल गई थी। तो ये अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, अब देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ हैं, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी को अगर देख कर दें, हाल में जितने भी इंटरव्यूज हुए, चाहे बयान आए, उसमें अखिलेश यादव ने एक बात हमेशा कही कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, ये लंबा चलेगा। पीडीए जिसका नारा लगाते हैं अखिलेश यादव, वो पीडीए के नारे कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगाते हैं। मतलब इतनी दोस्ती ऊपरी तौर पर दिख रही है, लेकिन राजनीति में जैसा दिखता है ऐसा होता भी है क्या? अगर ऐसा ही होता तो अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस भी तो लड़ती, लेकिन सिर्फ मामला 9 सीटों का था और वहीं पर सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। कसमें हम जरूर खाते हैं साथ साथ चलने का, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। मामला 2024 के लोकसभा चुनाव का बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां यह था कि लगातार अखिलेश यादव चुनाव हारते जा रहे थे। 2017 का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे और उधर कांग्रेस की भी हालत यही थी। कांग्रेस भी इसी तरीके से लगातार यूपी में पिछड़ती जा रही थी। तो दोनों ने हाथ मिला लिए और एक तरीके से करिश्मा हो गया। समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें आ गई। लेकिन अब बात यह है कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सरकार हमारी आ रही है, यानी यूपी में, यानी 2027 को लेकर कह रहे हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि हमारे भी दिन अच्छे आने वाले हैं। तो ये मुस्लिम वोटों की पहली पसंद, जैसे ही मुस्लिम वोट मिलेगा, जो पहली पसंद बनेगा, उसके साथ साथ दलित वोटर भी जुड़ सकते हैं। ऐसी संभावना बनती दिख रही है। जो दलित समाज के लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो दलित समाज उधर जुड़ सकते हैं। और अगर दलित आ गया तो पिछड़ों का एक तबका भी आ जाएगा, फिर अगड़ों का भी एक तबका आ सकता है, क्योंकि ये माना जाता है चुनाव में कि जो जीत रहा होता है जनता उसके साथ हो लेती है। कई बार ऐसे होते रहे। तो पहली लड़ाई तो ये है कि मुस्लिम वोटरों को अपना बनाने की। उसमें तो अभी तक समाजवादी पार्टी ही आगे दिखती रही है, लेकिन आप अगर मुस्लिम समाज में जाएंगे, बात करेंगे, तो वहाँ ये बात सामने आती है। आपको बताऊं इसकी कहानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बात हो रही थी। आपको बताऊं लोकसभा चुनाव से, ये जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। समाजवादी पार्टी के बगल में एक ट्रस्ट है, ज्ञानेश्वर मिश्रा ट्रस्ट का दफ्तर है, वहाँ एक बैठक हुई थी। वहाँ इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक हुई थी कि उसमें क्या करना है, नहीं करना है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर बातचीत हो रही थी। अधिकतर बुद्धिजीवियों की ये राय थी कि उनके मन में छवि ये है कि राहुल गांधी ही बीजेपी से लड़ते भिड़ते बिना डरे हुए दिख रहे हैं। ये छवि बैठ गई थी। तो ये जो छवि थी, ये समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी थी और कांग्रेस से गठबंधन किया गया। लेकिन ये जो असली लड़ाई वही है कि बड़ी छवि किसकी है, राहुल गांधी की या अखिलेश यादव की। ये बात सही है कि यूपी में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन अगर वो मुसलमानों की पहली पसंद बन जाती है तो इस समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और इस बात को अखिलेश यादव समझते हैं। इसीलिए बहुत
तोल मोल के वो कांग्रेस को लेकर बोलते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के, तो ये बात कहते हैं कि भाई हम साथ साथ हैं। राहुल गांधी भी ये बात कहते हैं। हालांकि ऐसा दिखता नहीं, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कोई सीटों का समझौता नहीं हो पाया कांग्रेस से। वहाँ भी देखिए आप, महाराष्ट्र में देखिए, कांग्रेस लड़ी अलग और समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक चुने गए। ऐसा मध्य प्रदेश में जो झगड़ा था वो आप सब ने देखा, जहाँ कमलनाथ ने अखिलेश यादव के लिए कह दिया था, कौन अखिलेश यादव, तो ये सब भी हुआ। अजय राय ने भी उसके बाद क्या क्या नहीं कहा था अखिलेश यादव को लेकर के। लेकिन सवाल ये होता है, सवाल जो हम अभी बात कर रहे हैं, मसला ये सिर्फ वोटों का है। संभल जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई, सर्वे जिसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, वो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक कानूनी बात है। लेकिन जिस तरीके से वहां उस दिन जो भी हुई, उस घटना का जो भी जिम्मेदार है, उस मामले की न्यायिक जांच हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं हमें इस न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है। जो DK अरोड़ा, जो रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके साथ 2 और लोग भी हैं, जो पूर्व DGP AK जैन हैं और पूर्व IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद जांच कर, बोले इस न्यायिक जांच पर हमें भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि एक सिटिंग जज से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाएं। ये बात राम गोपाल यादव रोज संसद परिसर में मीडिया वालों से बात करते हुए कह रहे हैं। पहले बात थी न्यायिक जांच की, वो न्यायिक जांच बिठा दी गई, तो अब कहानी दूसरी हो गई। अब कहा गया कि नहीं, हमें ये नहीं, हमें इस तरह की न्यायिक जांच चाहिए। और इस बीच दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि संभल की हिंसा सुनियोजित थी, प्लान्ड था। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि नहीं भैया, ये जो हिंसा हुई वही पूरा प्लान था। और अब तो इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जो कल की हम बात कर रहे हैं, कल जब फॉरेंसिक टीम वहाँ जांच करने पहुंची है, तो वहाँ पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए एक कारतूस मिला, वहाँ पर मिसफायर, और एक खोखा भी मिला। यानी अगर उस बात पर गौर करें, उसकी फॉरेंसिक टेस्ट होगी कि आखिर ये दोनों मिले तो क्या इन दोनों का इस्तेमाल किया गया था, चूँकि एक तो फायर्ड है, एक दूसरा मिसफायर है, तो क्या पाकिस्तान में बने जो कारतूस हैं वो वहाँ कहाँ से आए, और इसका क्या कोई टेरर लिंक भी हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई और बात कही जा रही, कहा तो ये तक जा रहा है कि जो NIA है, जो इस तरह की जांच करती है, उससे मदद ली जाएगी इसको लेकर के। और संभल पहले से सेंसिटिव रहा है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि सुनियोजित है। मसला इसका कुंदरकी के विधानसभा उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव इस तरह से करते हैं कि कुंदरकी में वो गड़बड़ी हुई है, इस पर चर्चा ना हो, इसीलिए संभल की घटना कराई गई, ये अखिलेश यादव का आरोप है। लेकिन जब कुंदरकी, जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, वहां बीजेपी की जीत हो जाती है, तो एक बड़ा संदेश जाता है, एक बड़ा मैसेज जाता है। ये जो कहा जाता है कि मुसलमान सपने में भी बीजेपी को वोट नहीं कर सकता है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,38,000 ही हिंदू वोटर हैं, वहां 1,77,000 वोट अगर बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह को मिल जाते हैं, तो ये तो तय है कि मुसलमानों का वोट मिला। और उसके बाद एक नैरेटिव बना कि मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया। उसके पीछे बीजेपी के नेता ये बताने लगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाली बात, और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी को भी वोट कर दिया। और ये अगर ऐसा होता है तो फिर उनका नैरेटिव खराब होगा। जो जिनके बारे में कहा जाता है कि मुसलमान उनको वोट करते हैं, यानी समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जो दोनों मुस्लिम वोट के दावेदार माने जाते हैं। अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसी में भूमिका बन गई थी कि राहुल गांधी संभल जाएंगे। उस वर्किंग कमेटी में संभल का भी जिक्र आया था, लेकिन राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाने से पहले ही जोर शोर से अखिलेश यादव को मौका मिल गया। उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया, हालांकि कोई वहां पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर पहले से लगा हुआ था। लेकिन संसद में जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, मौका तो कांग्रेस को भी मिला था, लेकिन उन्होंने संभल को उस लिहाज से नहीं उठाया। यह मसला मुस्लिम वोटरों का है। बीजेपी के लिए यह है कि आप लड़िए, हम मजे ले रहे हैं, कि असली रहनुमा मुस्लिम वोटरों का असली साथी कौन है। बीच बीच में असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं, उनका बयान आता है, वो कहते हैं ये सब नकली है, यहाँ मुसलमानों की पूछ कहीं नहीं है, या मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर देखे जाते हैं इन दोनों पार्टियों में। और इसके लिए वो आजम खान से लेकर तमाम नामों का जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो संभल है, जिसमें हालात अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ हो रहे हैं, जहाँ दुकानें खुल रही हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, स्कूल जाना शुरू किया बच्चों ने, जांच हो रही है, उस जांच पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। लेकिन सवाल असली यही है कि मुस्लिम वोट जो है वो किधर जाएगा। और
भले ही 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हो, ये मसला सिर्फ यूपी का नहीं है। यूपी से जो बड़ा संदेश जाता है वो संदेश पूरे देश भर में जाता है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि संभल की घटना जो है वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। अखिलेश यादव भी संसद में ये बात कह रहे हैं। यानी हर तरीके से मसला जो है वो वोट का है, संभल की शांति का, वहाँ के सौहार्द का वो नहीं है। सबके एजेंडे पर है वोट, और इसीलिए संभल आज भी चर्चा में है। क्या आपको लगता है कि इस बार संभल को लेकर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बाजी मार ली है? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर एक तरीके से जंग छिड़ी है संभल के बहाने? आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।